सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने पिछला एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलर युआन और जूफन को दिखाया जाता है। जीवोये के अधिकार, उसकी पावर्स के ऊपर तुमने अपना हक छोड़ा है, तुम ही उसके लिए मेन कंट्री हो, तो अब तुम्हें ही उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। और रही बात सेक्ट के रूल्स की, क्या तुमने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं पूछा था कि मैं किस साइड पे हूँ? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ब्राइट फ्यूचर की साइड पे हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि कुछ कठोर पुराने नियम्स बिल्कुल बेकार है। इसलिए जब तक ये हमारे सेक्ट के फेवर में है तब तक हर एक पुराने बेकार रूल्स को खत्म किया जा सकता है। जूफन, मुझे ये भी साफ साफ पता है कि तुम हमारे सेट की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, तक कि तुम अपने हाथों से खुद के बनाए लेबर ऑफिस की भी जरा भी परवाह नहीं करते। लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपने आप को डीमन स्कैमिंग सेट का डिसाइपल कहते हो, और ये सेक्ट ही आपका घर है। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ केवल एक बहाना ही था, और आप यहाँ से जरा से भी वापस अपने घर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन इस बूढ़े को इस बात की उम्मीद है कि अगली बार जब कभी भी आप ये बात कहेंगे तो वो आपके दिल से निकली हुई होगी। तो भाई जूफन भी थोड़ा शौक हो जाता है, और फिर जूफन अपनी आंखें झुकाते हुए कहता है कि मैंने कभी भी किसी जगह को अपना घर नहीं माना है, जब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक उस जगह पर मेरे वो लोग ना हो जिनकी की मैं परवाह करता हूँ। इस पे तो भाई एलर युआन भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और फिर मुड़ते हुए जूफन से कहते हैं कि किसी भी हालत में तुम सेक्ट लीडर बनने से बच नहीं सकते। कहकर फिर वो उन दोनों से कह देते हैं कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। सुनकर तो जूफन और किंग चेन भी वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी एलर युआन उन लोगों को आवाज लगाते उनको रोकते हैं। साथ ही फिर जैसे ही जूफन पीछे मुड़ करके देखता है तो एलर युआन जूफन की ओर एक जेट स्लिप को फेंक करके देते हैं। अपनी ओर आता हुआ देख करके जूफन भी जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस जेट स्लिप को अपने हाथ में पकड़ लेता है। उसे अपने हाथ में लेने के बाद में फिर जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे देख करके वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और हैरानी से उस जेट स्लिप को देखते हुए कहता है कि ये तो अभी एलर युआन उससे कहते हैं कि इसके अंदर एक कला, एक आर्ट है, जैसे कि मैंने कई वर्षों में दिल के बारे में अपने इंसाइट को लेकर के, अपनी हर नॉलेज, अपने हर ज्ञान को जोड़ करके मैंने इस आर्ट को बनाया है। और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जो कि सच्चे दिल से दाव को पाने की इच्छा रखता है, उसके लिए मेरी ये आर्ट बहुत ज्यादा लाभदायक है। एक इंसान हमेशा एक प्राइमल केओस से आता है, और सच कहूँ तो वो कभी भी अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए ये सच धुंधलाता गया। हालांकि सभी कल्टीवेटर्स को, फिर चाहे वो डिमोनिक हो या फिर राइटियस, उन सभी को अपने ट्रू नेचर को पाने के लिए दाव की ओर मुड़ना ही होता है। लेकिन क्या ये नया सच शुरुआत से ही ट्रू नेचर के साथ में एक साइकिल बनाता है, या फिर क्या ये खुद में एक एनलाइटमेंट है? लेकिन अगर ये एक साइकिल, एक चक्र है, तो फिर आखिर कल्टीवेटर्स क्यों इतनी सालों सालों तक ट्रेनिंग करते हैं? क्या सिर्फ वापस से अपनी ट्रू सेल्फ में लौटने के लिए ही? मैंने चाहे जिस किसी को भी देखा, लेकिन मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला। पता है, इसी तरह मैंने इसको ढूंढते ढूंढते इस आर्ट, इस कला को डिस्कवर किया। ये किसी भी तरीके का एक अमेजिंग कल्टीवेशन मेथड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कल्टीवेटर को मन की शांति को प्राप्त करने के लिए और उसके हर डीमन को बीच में हस्तक्षेप करने से दूर रखने के में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो अब एलर युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफन भी थोड़ा हैरान होता हुआ अपने मन में कहता है, क्या ये हमारे अंदर के हर डीमन को इंटरफेरेंस करने से दूर रखने में मदद करेगा? उसने सोचा होगा कि एलर युआन, जो कि मामूली से इमोर्टल डोमेन के एक कल्टीवेटर है, वो एक इतना ज्यादा गहन ज्ञान, एक इतनी ज्यादा प्रोफाउंड एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेंगे। भले ही एंशिएंट सोविडियंस की तरह शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। इधर तभी एलर युआन जूफन से कहते हैं कि सेल्फ रिटर्निंग टू द ओरिजिन। जूफन, तुम ये देख ही पा रहे होगे कि मेरी कल्टीवेशन पूर्ण टेम्परेरिंग स्टेज पर है, और मैं ऐसा करके कोई अपने आप को वीक दिखाने का नाटक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी ट्रू कल्टीवेशन तो वाकई में इसी लेवल पे है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रू सेल्फ आर्ट की वजह से है। तो एलर युआन की ये बात सुनकर तो जूफन और किंग चेन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जूफन थोड़ा परेशान होता है और मन में कहता है कि क्या ये आर्ट कल्टीवेशन को पीछे ढकल देती है? मगर तभी एलर युआन आगे जूफन को बताते हैं कि ट्रू सेल्फ आर्ट एक हर्ट कल्टीवेशन मेथड है, और इसका इफेक्ट तुम्हारी कल्टीवेशन को पीछे ढकेल कर, यूं कहें, ये तुम्हें तुम्हारी ट्रू सेल्फ तक वापस लौटाता है। जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन स्टेजेस को गिरते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारी पावर्स बढ़ती हैं, क्योंकि उससे तुम्हारी कल्टीवेशन वापस तुम्हारी ओरिजिन तक पहुंचती है, बिल्कुल उस शुद्ध और मासूम बच्चे की तरह जो कि पहले तुम कभी थे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पावर्स उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है मानो कि जैसे कोई एक नई रिवाइकनिंग घटित हो रही हो, और ये लेवल कुछ ऐसा है जैसे कि मैं भी नहीं समझ सकता, इस हद तक कि मैं ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। पावर्स और कल्टीवेशन
दोनों कंबाइन होकर के अपनी ओरिजिन तक पहुंचेंगे या फिर ये खुद में एक नई लेवल को ही बना देंगे। लेकिन मैं अपनी इस मर्जर कल्टीवेशन को लेकर के उस लेवल तक पहुंचने में असमर्थ हूँ। इसका मतलब मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ केवल ये आशा करता हूँ कि कोई व्यक्ति उस हद तक पहुंच सकेगा और ये साबित कर सकेगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो एल्डर युआन की ये सारी बातें सुनकर के तो ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यानी से उस जेल स्लेव को देखते हुए अपने मन में कहता है, तो फिर कहीं एक अनपैरेलेबल, एक पैरालेस आर्ट नहीं है जिसे कि कभी किसी ने अभी तक पूरी तरीके से वेरीफाइड भी नहीं किया है? क्या एक बार जब मेरी सारी कल्टीवेशन ओरिजिन तक पहुंच जाएगी और मेरी पावर सोविरियन स्टेज तक पहुंच जाएंगी, फिर आखिर उसके बाद में फिर आखिर क्या होगा? क्या होगा जब आप उस पॉइंट को भी क्रॉस कर जाएं जहां कल्टीवेशन और ज्यादा पीछे नहीं हट सकती और जब पावर्स भी और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती? क्या ये कल्टीवेशन में एक नया मार्ग होगा या फिर ये धूल में मिल जाएगा और वापस से प्राइमल केओस का हिस्सा बन जाएगा? ऐसी चुनौती भले ही इसका अर्थ व्यक्ति के अस्तित्व को चकनाचूर कर देता है, फिर भी इस चीज को मुझे एक बार तो ट्राई करना ही है। तब जब ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है, दूसरी ओर एल्डर युआन ज़ूफेन से कहते हैं, ज़ूफेन तुम वो आदमी हो जो कि सिर्फ और सिर्फ दाव के ऊपर ही फोकस करता है और बाकी के एंड गोल्स को पूरा करने के लिए ताकत के पीछे नहीं भागता है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी इस ट्रू सेल्फ आर्ट को दे रहा हूँ इस उम्मीद में कि आप मुझे मेरा उस जवाब को खोजने में मदद करेंगे। हालांकि मैंने इस आर्ट को अपने डिसाइपल को सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो दाव से बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है और अपने चुने हुए उस उद्देश्य के प्रति वो ट्रू सेल्फ आर्ट को बिल्कुल नहीं सीख सकता, क्योंकि दाव के अंतर्दृष्टि, दाव के इनसाइट के बिना कल्टीवेशन को ओरिजिन तक पीछे ढकेलना और पावर को एंड लेवल तक बढ़ाना कठिन होगा। ये केवल उसके लिए बिल्कुल व्यर्थ होगा। तो अब एल्डर युआन की इतनी बात सुनते ही ज़ूफेन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। एल्डर युआन के सामने अपने सिर को नीचे जमीन पर झुका करके ज़ूफेन एल्डर युआन को अपने मास्टर कबूल कर लेता है। उनसे कहता है कि मास्टर, मैं आपकी शिक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ और मैं कभी भी आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। तो अब ज़ूफेन को इस तरीके से देखा गया तो किंग चेन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ज़ूफेन ने कभी भी किसी के एहसान को नहीं माना है। कभी भी उसे किसी का एहसान मिलता है तो वो उसे चुकाने के लिए तत्पर रहता है। अब क्योंकि वो आपको अपना गुरु मान करके आपको सम्मान दे रहा है, इससे पता चलता है कि आपकी ये कला उसके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अधिक कि वो आपको रेस्पेक्ट के तौर पे आपको प्रणाम करने और आपको मास्टर मानने के अलावा आपको और कुछ भी रिपे नहीं कर सकता। और तब ज़ूफेन उड़ते हुए एल्डर युआन से कहता है कि मास्टर, क्या आपने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले ये नहीं पूछा था कि मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट को क्या अपना घर मानता हूँ? तो अब मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि जब तक मेरे मास्टर इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में रहेंगे तब तक ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट मेरा भी घर रहेगा और ये मेरा प्रॉमिस है। जो सुनकर तो भाई एल्डर युआन भी बिल्कुल शांत और हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ज़ूफेन, तुम दाव का अनुसरण कर रहे हो, चाहे तुम्हारी इंद्रियां मेरी तुलना में कितनी भी ज्यादा अधिक तेज क्यों ना हो, तुम्हें इस आर्ट के 1 मिनट के विवरण तक विचार करना होगा। इतना कहते हुए फिर एल्डर युआन भी ज़ूफेन को उठाते हैं और ज़ूफेन को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप उसे सुलझा लेंगे। और फिर अब वो ज़ूफेन से कहते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुमको मेरी ये आर्ट को सौंपना बिल्कुल मेरे डिसाइपल को सौंपने जैसा है और मुझे किसी चीज का कोई पछतावा नहीं रह जाएगा। उनसे कहता है कि मगर मास्टर से मिले इतने बड़े गिफ्ट के बदले में आखिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वाकई में इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एल्डर युआन उनसे कहते हैं कि यहाँ टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन उन्हें देखने वालों की कमी है। तुम इस कला को देखते हैं, इसकी वैल्यू के बारे में एक ही बार में जान गए, लेकिन बाकी के लोग इसको बिल्कुल एक कबाड़ की तरह देखेंगे और अब मुझे ये जानकर के संतोष है कि तुम इसे संजोग के रखोगे। ऐसा कहकर के एल्डर युआन फिर से मुड़ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम वापस बाहर इंतजार कर सकते हो। तो ज़ूफेन और किंग चेन भी उसकी बात मानते हुए वापस बाहर चले जाते हैं और फिर हमें एल्डर युआन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा संतोष के साथ में खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि फाइनली आखिरकार मैंने अपनी नॉलेज को किसी और को पास ऑन कर दिया। इसके बाद में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन और किंग चेन वापस से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे होते हैं। इसके साथ ही फिर एल्डर युआन ज़ीवुये को अपने कमरे में अंदर बुलाते हैं। ज़ीवुये भी बिना कुछ कहे उनकी बात को मानते हुए उनकी ओर जाने लगता है। ज़ूफेन को घूरते हुए सिर्फ उन दोनों को देखते हुए वहाँ से क्रॉस कर जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एल्डर युआन के कमरे का दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ीवुये भी अंदर आ चुका होता है और एल्डर युआन के पीछे खड़ा होता है। उन्हें घूरते हुए कहता है कि हाई वेनरेबल, आखिर अभी तक आपने उन्हें क्यों नहीं मारा? आपको भी पता है कि जब तक वो कमीना ज़ूफेन नहीं मरेगा तब तक बाकी के लोग भी रिवेलियन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके खत्म होते ही हम बाकी के इनर सेक्ट के एल्डर्स के साथ में उन्हें भी कुचल देंगे। एक तरफ ज़ीवुये उनसे चिल्ला करके ये सब कह रहा होता है कि दूसरी ओर एल्डर युआन सिर्फ साफ शब्दों में उससे सीधा सीधा ये कहते हैं कि अब तुम पीछे हट जाओ। उनको कहते हैरानगी के मारे ज़ीवुये की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिमे कहता है कि क्या कहा?
पीछे हट जाऊं, मगर क्यों? मैं जीवीए, मैं इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सबसे ग्रेटेस्ट सेक्ट लीडर हूँ। मैंने इस सेक्ट को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए कई सेंचुरीज तक काम किया है। स्पेशली तौर पे तो वो तो शुक्र है मेरी प्लानिंग्स का। ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट आज मेरे अंदर रह करके ही मिडिल 3 सेक्टों के टॉप पर बन पाया है। ये सारी अचीवमेंट, ये सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आई है। क्या हजारों सालों में कोई मेरे अलावा इस चीज को अचीव कर भी पाया है? तो फिर अब आखिर क्यों तुम मुझे इस तरीके से पीछे हटने के लिए कह रही हो? जबकि यहाँ पे तो वो कमीना ज़ूफ़ेन है जिसने कि इस सेक्ट के सारे रूल्स को तोड़ डाला है। वो और उसके साथ के सभी लोग ही क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने खुद क्राइम किया है और आज बाहर रिवेलियन के लिए खड़े हुए हैं। जीवीए की ये सारी बातें सुनने के बाद में हाई वेनेबल से उससे इतना पूछते हैं कि तो बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो? जिस पे जीवीए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मैं मारना चाहता हूँ वो सब के सब लोग जो मुझे गिराना चाहते हैं और उसका साथ दे रहे हैं। वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ आज मौत डिजर्व करते हैं। मास्टर, आखिर आप किस चीज के लिए इतना ज्यादा डर रहे हो? हमारे पास में अभी भी 10,000 सीक्रेट स्टोन्स हैं जिनकी मदद से सिर्फ और सिर्फ 100 सालों के अंदर ही हमें जितने वेनेबल्स, जितने एल्डर्स की जरूरत है वो सब लोग हम फिर से पालेंगे। तो सुनने के बाद में तो हाई वेनेबल उसकी बात के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि वुये तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। क्या तुम्हें पता है कि ज़ूफ़ेन ने इतने सारे लोगों को तुम्हारे खिलाफ इतनी आसानी से कैसे उकसा लिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने मामलों में कभी भी समझदारी वाली बातें नहीं करते हो। तुम उस समय हमेशा बहुत ज्यादा क्रोधित और आउट ऑफ कंट्रोल रहते हो। तुम्हें पता है कि आखिर लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। इवन कि वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे स्टेटस से डरते हैं। लेकिन जब तुम एक बार मुड़ करके वहाँ से चले जाते हो तो वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर ब्लेड लेकर के खड़े रहते हैं। ज़ूफ़ेन के मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने से पहले ही ज़ूफ़ेन ये अच्छी तरीके से जानता था कि वो सब लोग उसके साथ हैं। तक कि जब उसने उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ करने के लिए भड़काया था, उसे पता था कि वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ अंदर से तुमसे डरते हैं, ना कि तुम्हारी इज्जत करते हैं। और उसने उसी डर का फायदा उठाया और उन सब लोगों को अपने साथ कर लिया। और यही डर आगे चल करके आक्रोश में बदल गया और उन्होंने हमला बोल दिया। वो जानते थे उनका मरना तय है, चाहे वो सीधा सीधा वापस आए या फिर विद्रोह करके आए। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा मरने से अच्छा तो लड़ना चुना। वो लोग जानते थे कि वो तो डूबेंगे ही, लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ज़ूफ़ेन भी ये अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उसने उन लोगों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए तुम्हारे फेक ऑर्डर्स बनाए। लेकिन इस सब में जो मायने रखता था वो ये था कि उसने अपने भाग्य को भी उन सब लोगों के साथ में बांध दिया। इस वजह से वो सभी लोग अब ज़ूफ़ेन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। तो भाई वेनेबल की ये सारी बातें सुनने के बाद में सेक्ट लीडर जीवीए को भी कुछ समझ में आने लगता है। इसलिए वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि वो कमीना ज़ूफ़ेन, वो शुरुआत से ही मेरे खिलाफ साजिश रचता रहा। मुझे पहले उस कमीने को यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था। और भाई वेनेबल उससे कहते हैं कि वो ये लोगों ने अब तुमसे मुंह मोड़ लिया है, वो पल अब जा चुका है और अब जो पल जा चुका है अब तुम उसे बस जाने दो। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ऐसा होगा तो मैं जरूर ज़ूफ़ेन के लोगों को लीड करने के तरीके को तुम्हें पहले ही जरूर सिखाता। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि उसे सेक्ट के प्रति कोई भावना नहीं है और न ही उसमें शामिल किसी के लिए, मगर फिर भी वो अपने फॉलोवर्स को अपने ऊपर अंधा विश्वास दिलाने के लिए कामयाब हो जाता है। वो ये तुम्हें पता होना चाहिए था कि किसी पॉइंट पर एक दिन ये जरूर लाएगा। और मेरा भी यही मानना है कि वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर होना तुमसे ज्यादा डिजर्व करता है। सुनकर तो भाई सेक्ट लीडर ज़ूफ़ेन अपना आपा को बैठता है और चिल्लाते हुए कहता है कि डैम ज़ूफ़ेन, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। धिक्कार है, मैं उस कमीने भेड़िए को खुद ही अपने घर ले आया, यहाँ तक कि मैंने ही उसे मुझे कमजोर करने दिया। ज़ूफ़ेन किस तरीके से आपा होते हुए देख करके हाई वेनेबल चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि वो ये अब तुमको चाहे जो कुछ भी हो, मगर अब तुम्हें अपना पद छोड़ना ही होगा। और अब अगर तुम खुद से ये नहीं करना चाहते हो तो फिर मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं है और फिर मुझे मेरे हाई वेनेबल के राइट्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें क्रिपल करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और ज्यादा बुरा होगा। तो सुन करके तो भाई वो ये की आंखें हैरानगी के मारे खुली की खुली रह जाती हैं और वो थोड़ा पगलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाई वेनेबल, क्या आप उस बदमाश के लिए मुझे अपंग बना देंगे? नहीं नहीं, आप चाहकर के मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो उसकी ये सारी बातें सुन करके हाई वेनेबल भी कुछ नहीं कहते, बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर एक दृढ़ निश्चय करते हुए उसकी ओर घूर करके देखते हैं और वहाँ से मुड़ करके जाते हुए उससे कहते जाते हैं कि सेक्ट लीडर ज़ूफ़ेन, मेरे साथ आओ। अब मैं ये बात सबको डिक्लेयर कर दूंगा और इस सब चीज का निपटारा कर दूंगा। वो ये भी हड़बड़ाते हुए रोकता है और उनसे कहता है कि नहीं रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते।
आप ही ने खुद मुझे इस सेक्ट का सेक्ट लीडर बनाया था। इस पे हाई वेनेबल कहते हैं कि अब ये पुरानी बात हो चुकी है। हाई वेनेबल उसकी सारी बातें नहीं मान रहे होते हैं तो वो रोते हुए उन्हें मास्टर कह के पुकारता है। सुनकर तो हाई वेनेबल यानी कि एल ए युआन भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सेक्ट लीडर बनने के बाद में वुये ने कभी भी दिल से एल ए युआन को मास्टर कह करके नहीं पुकारा। तब उसने अपने पूरी तरीके से टूटे हुए दिल से एल ए युआन को अपना मास्टर कह के पुकारा तो वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रुकते हुए उससे कहते हैं कि वुये, जब से तुम सेक्ट लीडर के तौर पर अपनी सीट के ऊपर बैठे हो तब से मैंने एक बार भी तुम्हें मुझको मास्टर कहते हुए नहीं सुना है। तो वुये उनसे कहता है कि क्योंकि मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि एक सेक्ट का लीडर पूरे सेक्ट को चलाता है, सेक्ट में सबसे ज्यादा अधिक अथॉरिटी और पावर रखता है और कोई भी सेक्ट में उससे ऊंचा नहीं होता है। मैं सिर्फ केवल मास्टर के इन शब्दों को अपने दिल में रख सकता था क्योंकि तब कोई भी मास्टर और डिसाइपल की कोई बॉन्ड नहीं होती और तब मैं ऐसे संबंधों की कोई बात नहीं कर सकता था। और मेरे सेक्ट लीडर बनने के बाद से ही स्कैमिंग सेक्ट के अंदर सिर्फ केवल हम लोग सेक्ट लीडर जुआन और हाई वेनेबल युआन जुआनजिंग थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम और ना ही इसका कोई मतलब रह जाता था। तो सेक्ट लीडर जी की ये बात सुनने के बाद में हाई वेनेबल अपने कदम रोकते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी सिखाई हुई वो टेक्निक्स याद है? तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि जब बात कोई बड़ी पिक्चर की होती है तो मैं कभी भी भावनाओं के आधार पर कोई फैसला नहीं लेता। अब तुम पीछे हट करके एक सम्मान्य वेनेबल के पद को एक्सेप्ट करो। इसके बाद ज़ूफेन मेरे खातिर किसी की भी हत्या तक नहीं करेगा। और हाँ, इसके बाद अब तो एक चीज तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी ना, इसके बाद मैं अच्छी तरीके से तुम्हें ट्रू सेल्फ आर्ट के बारे में सिखा पाऊंगा जिसके बारे में मैंने एक बार तुम्हें बताया था। इससे तुम्हें उसे सीखने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और छोड़ने के बाद में तुम्हारे पास में उसके लिए भी काफी सारा समय होगा। तुम एक बहुत लंबे समय से सभी से ऊपर खड़े हुए थे और तुम पहले ही इस चीज के प्रति बहुत ज्यादा अंधे हो चुके थे, इसलिए अब तुम्हें अपने स्टेटस से नीचे उतर करके ट्रू डाउ के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। तो इधर जीवी उनसे कहता है कि मास्टर, क्या आप सच में इतने ज्यादा बेरहम हैं जो कि आप मेरी जगह को किसी और बाहरी इंसान को देने के लिए तैयार हैं, वजह इसकी कि आपको मुझे उससे लड़ने में मदद करनी चाहिए थी। पहले जान कहते हैं कि ये बात कोई चाहत की नहीं है बल्कि इस चीज को बनाया ही इस तरीके से गया है कि मैं भी इस चीज में कुछ नहीं कर सकता। तो वो ये और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि प्रोविडेंस किस तरीके का? आपको क्या लगता है कि उस ज़ूफेन ने कुछ एल्डर्स को अपने अंगूठे के नीचे कर लिया है तो इस वजह से आप इस सेक्ट को और ज्यादा सफर करता हुआ नहीं देखना चाहते? आखिर ये क्या बात है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रूल्स के बिना हमेशा केओस ही केओस फैला रहता है, जगह अराजकता फैली रहती है जब कभी भी रूल्स को नहीं माना जाता है। और अगर इस तरीके से इतनी आसानी से डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लीडर को बदला जा सकता है तो फिर सेक्ट के इन रूल्स का आखिर मतलब ही क्या रह जाता है? और आखिर बाद में ये सब सेक्ट का शासन कैसे चल पाएगा? सब कुछ इसी तरीके से गड़बड़ में नहीं रह जाएगा। हाई वेनेबल उससे कहते हैं कि वो ये तुम्हें सचमुच में पीछे हटने की जरूरत है। जहाँ तक हम जानते हैं अगर आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलता है तो आप दुनिया तक को जीत सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे चोरी करके किया गया है या फिर झूठ बोल करके किया गया है। इम्पोर्टेंट बात तो ये समझना है कि क्या आप ये जानते हैं कि मैं पिछली सेंचुरी तक लेबर ऑफिस में रह करके इतना ज्यादा खुश क्यों था? सिर्फ पीस ऑफ माइंड मेरे मन की शक्ति के लिए नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि वो जगह ट्रू ह्यूमन नेचर को जानने की सबसे करीबी जगह थी। जनता पब्लिक की इच्छा सबसे स्पष्ट थी। तुम एक बहुत लंबे समय से सभी से ऊपर खड़े रहे हो, तुम पहले ही इसके प्रति अंधे हो चुके हो और नीचे क्या चलता है तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। अब तुम्हें सबसे पहले नीचे आकर के ट्रू डाउ के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। ये कहता है कि आखिर किसके ऊपर विचार, आखिर किस तरीके की दाव? आखिर कौन नहीं जानता कि इस दुनिया में सिर्फ पावर ही सब कुछ है? आखिर आपके मन में दाव होने से आखिर मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में क्या मदद मिलेगी? हाई वेनेबल, आप एक बहुत लंबे समय से उन बदबूदार लेवल ऑफिस के लोगों के साथ रहे हैं, उसी वजह से आपका दिल उनके लिए इतना ज्यादा कमजोर हो गया है और अब आप इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सबसे बेस्ट एक्सपर्ट नहीं रहे जिसके पास में सुप्रीम पावर्स हैं। एक साधारण से ज़ूफेन ने कुछ मुखिया ग्रुप्स को हथियार उठाने पर मजबूर कर लिया, सिर्फ तुम्हें इस चीज से ही डरा दिया। अब इसलिए तुम मुझसे पीछे हट करके अपने पद को छोड़ने के लिए कह रहे हो, बेकार सी कचड़ी ट्रू सेल्फ आर्ट को सीखने की सलाह दे रहे हो। मिस्टर, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उस आर्ट की कभी कोई परवाह ही नहीं थी क्योंकि कमजोर दिखने के अलावा उस आर्ट का कोई और महत्व भी नहीं है। इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट सेक्ट लीडर हूँ। मुझे सिर्फ उन लोगों को अपनी सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ दिखानी है और वो सब लोग फिर से मेरी रेस्पेक्ट करने लगेंगे। जो बात सुनने के बाद मतलब सिर्फ हाई वेनेबल से घूरते रह जाते हैं और फिर वापस से वहाँ से जाते हुए उससे कहते जाते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे तुम्हें अपनी ट्रू सेल्फ आर्ट को नहीं देना चाहिए था। तुम तो अब तक ढंग से उसकी वैल्यू के बारे में भी नहीं जान पाए और उसे कबाड़ की तरह साइड में फेंक दिया। वो तो भगवान का शुक्र है कि ज़ूफेन अभी भी है। चलो अब साथ में
चलते हैं, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तुम्हारा पद छोड़ने के लिए एक बहाना तैयार कर लिया है। इतना कहते ही हाई वेनेवर यानी कि एल्डर युआन वहाँ से जाने लगते हैं। वो ये तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए हाई वेनेवर को सिर्फ रुकता रह जाता है कि मास्टर नहीं, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका एक लौता डिसाइपल हूँ, आखिर आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन एल्डर युआन इस बार बिल्कुल भी नहीं रुकते और सीधा वहाँ से बिना मुड़े चले जाते हैं, जबकि वो ये भी अपने कांपते हुए हाथ से सिर्फ उन्हें रोकता रह जाता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि मास्टर आखिर आप इतने ज्यादा हर्टलेस कैसे हो सकते हैं और आखिर वो कमीना इतनी जल्दी मुझसे ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता है। इसके के लिए यहाँ तक कि मेरे खुद के मास्टर भी मुझे त्याग रहे हैं। दूसरी ओर हाई वेनेबल वुयो को समझाने के बाद में वहाँ से नीचे उतर आए होते हैं। नीचे खड़े ज़ूफेन और किंगचन भी उन्हें आते हुए देख रहे होते हैं। ज़ूफेन किंगचन के साथ में एल्डर युआन को मास्टर कहते हुए उन्हें ग्रीट करता है। तो अब एल्डर युआन ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन अब तुम बस एक्ट लीडर बनने ही वाले हो, तो तुम्हारे लिए अब अच्छा रहेगा कि इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में तुम मुझे हाई वेनेबल कह करके पुकारो कि हम दोनों के स्टेटस पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में अलग अलग डिफाइंड होने चाहिए, ना कि इसमें हमारा कोई इमोशनल इंटरफेरेंस मिक्स होना चाहिए। जिस पे तो भाई ज़ूफेन उनसे कहता है कि मास्टर इस बात में आप गलत फैमिली में हैं। मैं मानता हूँ सेक्ट लीडर बनने के बाद में मेरा स्टेटस आपसे ऊपर का होगा और साथ ही मुझे सबके सामने अपने स्टेटस को ऊपर रखना होगा। अगर मैं अभी आपके सामने सेक्ट लीडर के तौर पर कोई भी ड्यूटी नहीं निभा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको मास्टर माना है और आप हमेशा ही मेरे मास्टर रहेंगे और अभी इस समय आपके सामने आपका डिसाइपल खड़ा है और एक डिसाइपल के रूप में एक डिसाइपल को अपने मास्टर के प्रति रेस्पेक्ट तो दिखानी ही होती है। तो ज़ूफेन की इस बात से मास्टर काफी ज्यादा हैरान और इमोशनल हो जाते हैं और उसकी बात को मानते हुए कहते हैं कि अच्छा तो अब मैं समझा, प्राइवेट जगह होती है और जबकि पब्लिक जगह होती है। प्राइमल केओस थी तो तब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक थे, जैसे यिन और यान दोनों अलग हुए वो भी वैसे ही अलग हो गए। इसका मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। तो मैं तब से कितना ज्यादा बेवकूफ था, इतनी सी बात नहीं समझा। मैंने उसके साथ में जरा भी दोस्ती करने के बजाय उसे हमेशा ही सत्ता की ओर ढकेला, इसलिए तो अब वो ऐसा बन गया। ये सब कुछ मेरी ही गलती है, ये सब कह रहे होते हैं जबकि ज़ूफेन को उनकी बात का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसलिए वो उनसे पूछता है कि मास्टर आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस पे एल्डर युआन उससे कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तो ये बस थोड़ी देर में ही नीचे आने वाला है और वो खुद अपनी गद्दी से पीछे हटेगा, जबकि एक नया एम्परर भी ब्लड पॉलिसीज की नीतियों से बनता है। बचे हुए पुराने एम्परर को खत्म करने के बाद में बना जाता है। लेकिन डीमन स्कैमिंग सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है जो कि इस तरीके की सफाई से बच नहीं पाएगा। इसलिए हमारे सेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए आइए हम लोग एक साथ मिलकर के उसे और बाकी के लोगों को एक साथ ले जा करके आगे की होने वाली बर्बादी और डिस्ट्रक्शन से बचाएं। एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी क्लियरली उनकी बात को मानता है और उनसे कहता है कि ओ पक्का श्योर। अब क्योंकि मास्टर ने मुझसे ऐसा कहा है तो ऑफ कोर्स मैं इस चीज को मना कैसे कर सकता हूँ और सेक्ट लीडर के रूप में भी मैं निश्चित रूप से हाई वेनेबल के सुझाव को बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता। वैसे भी अगर कुछ बुरा भी होता है तो सबसे बुरी स्थिति में क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे अपनी सीट से उतार दिया जाएगा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और सच कहूँ तो मैंने तो कभी भी सेक्ट लीडर की इस सीट की कभी लालसा की ही नहीं थी। तो ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में एल्डर युआन भी अपने मन में कहते हैं कि ज़ूफेन ने अभी मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ डीमन स्कैमिंग सेक्ट को अपना घर मानता है, लेकिन अंत में वो इसे उस तरीके से नहीं देखता है, वरना तो वो इस सेक्ट का सेक्ट लीडर बनने के लिए इतना ज्यादा मना नहीं करता। पता नहीं अब आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिस वजह से ज़ूफेन भी इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट को अपना घर मानने लगे, वरना तो इसे उसके उस बेचैन दिल के कारण बड़ी ही आसानी से बहकाया जा सकता है। एल्डर युआन एक तरफ ये सब सोच रहे होते हैं जबकि वो ये जैसे तैसे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा होता है। वो ये जैसे ही एल्डर युआन के सामने आता है तो एल्डर युआन उससे पूछते हैं कि वेल जो मैंने कहा क्या तुमने उसको डिसाइड कर लिया, क्योंकि वुये के पास भी और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो उनकी बात के लिए हाँ करता है। ये बात सुन फिर एल्डर युआन उन तीनों से कहते हैं कि ठीक है फिर अब तीनों मेरे साथ में बाहर चलो, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि हम इस चीज को सभी के सामने आसानी से सेटल कर दें। तो एल्डर युआन आगे बढ़ते हैं और सेक्ट हॉल के उस गेट को खोलने लगते हैं। तो सेक्ट हॉल का वो बड़ा सा गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। बाहर खड़े हर एक इंसान की नजरें धीरे धीरे खुलते हुए उसी गेट के ऊपर टिक जाती है। उसी गेट के खुलने के बाद में ही उन लोगों के सामने एक बड़ा डिसीजन उनके सामने आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर युआन उन तीनों को लेकर के अपने साथ बाहर ले आए होते हैं। वेनेबल भाई ज़ूफेन और किंगचन को एल्डर युआन के पीछे एकदम बिल्कुल ठीक देखते हैं। ये देख उनकी भी जान में थोड़ी जान आती है। एल्डर युआन फिर सभी लोग अनाउंस करते हुए कहते हैं कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल ज़ूफेन के इतने सारे असाधारण और रिमार्केबल अचीवमेंट्स को देख करके, जो कुछ भी उसने डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे सेक्ट के हॉनर और फ्यूचर के लिए किया, उन्हें देख करके सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने
उन्होंने सेक्ट के इतने सारे लोगों को लीड करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट को एक अच्छा मजा चखाते हुए जो जीत हासिल की है। देखने के बाद में मैंने सेक्ट लीडर के साथ में एक गहरे सोच विचार करने के बाद में हमारे सेक्ट लीडर ने अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया है और अपनी जगह पर ज़ूफेन को हमारा नया सेक्ट लीडर घोषित किया है। इसलिए प्लीज आप सभी लोग कल होने वाले समारोह का इंतजार करिए। कल से ज़ूफेन हमारे नए सेक्ट लीडर का पद ग्रहण करेगा। वेनिवल की बात सुनने के बाद में तो भाई वेनिवल सी और बाकी के सभी इनर सेक्ट के एल्डर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और वेनिवल सी काफी ज्यादा शौक हो गई, घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या हाई वेनिवल ने फोर्सफुली सेक्ट लीडर को उसे उसका पद छोड़ने के लिए राजी कर लिया ताकि उसके बाद में ज़ूफेन को हमारा नया सेक्ट लीडर बना दिया जाए। क्या इसके पीछे इन लोगों की कोई गुप्त योजना हो सकती है? हमें एलएयुआन की ओर दिखाया जाता है जो कि पीछे खड़े सेक्ट लीडर वुये से कहते हैं कि वुये। उनकी इतनी आवाज सुनते ही वुये भी समझ जाता है और ना चाहते हुए आगे बढ़ता है और सभी लोगों को अनाउंस करते हुए कहता है कि हाँ, सेक्ट लीडर एक योग्य व्यक्ति होता है और आप लोगों को तो पता ही है कि ज़ूफेन की योग्यताएं, उसकी मेरिट्स कितनी ज्यादा अनइमेजिनेबल है। इसलिए मैं हमारे सेक्ट के लिए आखिरी बार अल्प सहायता प्रदान करते हुए अपने पद को खुद स्वयं ज़ूफेन के हाथों छोड़ता हूँ। तो अब सेक्ट लीडर ज़िवुये के इतना कहने के बाद में हाई वेनिवल फिर से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे खड़े सभी लोगों को और साथ ही हम सभी लोगों को भी एक और खुशखबरी देते हुए कहते हैं होने वाले सेक्ट लीडर के सक्सेशन समारोह के साथ साथ हमारे इस सेक्ट में एक और खुशी का कार्यक्रम और होगा और वो ये है कि कल हम सब लोग हमारे नए होने वाले सेक्ट लीडर के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन करने वाले हैं कि हमारे सेक्ट लीडर उनके प्यार लेडी किंगचन के साथ में होगा। उनको तो भाई ज़ूफेन और किंगचन भी थोड़े शौक हो जाते हैं, जबकि उनके साथ साथ सारी की सारी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरानगी के साथ यही कहती है क्या हमारे सेक्ट में एक ग्रैंड वेडिंग? उनकी वेनिवल भाई भी कहते हैं कि क्या ये सचमुच में बिल्कुल ठीक रहेगा? सेक्ट के इतने 1000 साल पुराने रूल को इस तरीके से तोड़ना, तक कि इस रूल को तो खुद हाई वेनिवल अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे होने वाले नए सेक्ट लीडर के लिए। सब सुनने के बाद में साइड में वेनिवल सी पे तो अब रुका नहीं जाता और वो आगे बढ़ते हुए हाई वेनिवल से कहते हैं कि हाई वेनिवल, पुराने सेक्ट लीडर को भले ही सेक्ट की भलाई के लिए चेंज किया जा रहा है, नो डाउट हमारे सेक्ट की भलाई के लिए है, जिसे कि वाकई में युगों युगों तक याद किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए सेक्ट लीडर के पद ग्रहण करने से पहले ही भव्य तरीके से हमारे सेक्ट के एक पुराने नियम को इतनी आसानी से तोड़ा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा अच्छा नहीं है? फिर वेनिवल सी की ये बात सुनने के बाद में हाई वेनिवल ज़ूफेन से कहते हैं कि देखो जरा, ये कमीने तुम्हारी शादी के खिलाफ है। इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इनके सेट का सेक्ट लीडर ही चेंज हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना। ज़ूफेन भी उनसे कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी करना, क्या ये सब कुछ अपमानजनक नहीं है? बिल्कुल हजारों साल पुराने नियम को तोड़ने जैसा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मैं अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ। देखिए जरा, वेनिवल भाई भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वैसे भी हम लोग अभी भी डेमोनिक कल्टीवेटर्स ही हैं। एलएयुआन भी ज़ूफेन से कहते हैं कि ये मत कहना कि तुम मिस चू के साथ में ग्रैंड वेडिंग नहीं करना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम लोगों को शादी की कितनी जल्दी होगी। तो भाई ज़ूफेन एलएयुआन को देखता रह जाता है और देखता है तो किंगचन भी काफी ज्यादा शर्माती हो उसे ही देख रही होती है। तो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और शर्माते हुए अपनी अपनी शक्ल एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। ज़ूफेन थोड़ा और फील करते हुए एलएयुआन से कहता है कि मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ और मुझे पता है कि ये चीज हमारे लिए एक टैबू है। टैबू का मतलब गाइस उस चीज को कहते हैं जिस चीज को हमारे समाज में मना किया जाता है, मतलब कि डेमोनिक कल्टीवेटर्स के समाज में शादी करना मना होता है। उनसे आगे कहता है कि मैं भले ही एक एक्सेप्शन हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर एक को इस चीज के ऊपर बदल नहीं सकता। एलएयुआन भी उससे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं ज़ूफेन, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर को प्यार में होने की क्या कंडीशंस होती हैं? जिस पे ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ, बेशक मैं ऐसा करता हूँ। प्यार और प्रेम ये एडवांस खिलाड़ियों के लिए होता है जिन्हें कि उन्हें पार करके जाना होता है। ज़ूफेन की बात सुन एलएयुआन भी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही, पर जो कोई भी लोग दाव के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं वो प्रेम को भी अपने काबू में कर लेते हैं। मुझे हमेशा इस बात के ऊपर खुश होना है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के कितने लोग की चीजों से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, जबकि बहुत कम लोग ही ट्रू दाव का हमेशा अनुसरण करते हैं। सेक्ट के रूल्स तो वास्तव में हमारी उस कल्टीवेशन पाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन जब से यहाँ तुम आई हो, लगातार बातचीत से मुझे पता चला है कि हर किसी का अपना खुद का एक रास्ता होता है।